गुड इवनिंग। मैंने माइक ठीक है, जब तक सारे बच्चे आ जाते हैं तब तक मैं ऑफ रख रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मैंने म्यूट किया था, ठीक है। गुड इवनिंग। अभी करती हूँ मैं ऑन। 1 मिनट 5 मिनट। अंकिता कल मेहमानों की सेवा में थे। अच्छा, ओके। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना मेरी? बहुत सारे आए थे। अच्छा, तो आप खाना बनाने में सेवा में लगे थे, है ना? मेहमान भी क्लास के टाइम में आते हैं ना? ओके। बाकी बच्चे कैसे हैं? सभी ठीक है? अच्छे हैं? पेपर की तैयारी कैसी है? थोड़ा सा कल जो पढ़ाया था पढ़ा आपने? जो दिया था पढ़ने के लिए पढ़ लिया? तैयारी चल रही है, वेरी गुड। हाँ, क्या दिए थे मैम, प्लीज बताएं। पीडीएफ अपलोड किया था कल, देखा था आपने? मिला था? कल पीडीएफ अपलोड किया था, मिला था आपको? मैंने पीडीएफ आपने नहीं पढ़ा, आपको पता भी नहीं है कि मैंने पीडीएफ अपलोड की थी। वेरी बैड। एग्जाम है आपके, आपको पता है ना? फिर पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे एग्जाम दोगे, बताओ? कैसे एग्जाम
बच्चों ने क्या किया? सबने पीडीएफ पढ़ी थी जो मैंने कल दी थी? बाकी सबने पढ़ा? अंकिता तो क्लास में थी नहीं कल। बुक से एक मिनट बस मैं कुंडी अभी लगा ली है, और क्योंकि कोई ना कोई आए जा रहा था कमरे में। तो वीडियो क्लियर आ रही है आपको? ये बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है ना? वीडियो, ऑडियो वीडियो सब ठीक है? चलो पढ़ाई शुरू करते हैं अभी, है ना? तो हम पढ़ रहे हैं कविताएं, और हमारी चल रही है यूनिट 5। जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट 5 पढ़ रहे हैं, और कविताएं उसमें हम कर रहे हैं। तो आते हैं अपने सब्जेक्ट पर, है ना? सबसे पहले तो यहां पर आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? आपने इसको पढ़ा? नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लें, तो फिर आगे चलते हैं, है ना? जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक क्या करें? देना सीखें। अब देना क्या है? पैसा। क्या देना है बताओ? तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। अगर आप अधिक देंगे तब आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। ठीक है? मतलब जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा, पर देना क्या है? देना क्या है हमें? वक्त। वक्त नहीं, वक्त होता है, वक्त। ठीक है? समय। किसको देना है समय? किसको देना है? मेहमानों को? अंकिता बताए, अंकिता किसको समय देना है? हाँ, किसको समय देना है भाई? जल्दी बताएं। हाँ जी, पढ़ाई को समय देना है, पढ़ाई को। ठीक है? तो जितना आप पढ़ाई को समय देंगे ना, उतना ज्यादा आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा। ठीक है? तो क्या करना है? पाना कितना चाहते हो आप? पाना तो बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन देना ज्यादा नहीं चाहते हम, है ना? सिर्फ हम पाना 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 चाहते हैं। पाना चाहते हैं, और हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ऐसा होता है?
कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हम, है ना? ऐसा होता है ना, कहीं हमारी नींद ना डिस्टर्ब हो, हमारा सुख चैन ना कहीं चला जाए। हाँ, मोबाइल को, सही बात, सही बात, मोबाइल को टाइम देना चाहिए, है ना? तो जल्दी सफल हो जाएंगे। ओके। तो कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं आते हैं, जहां पर हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, सुख सुविधाएं, बस हम उसी में सीमित रह जाते हैं। खाना पीना मिल रहा है, सोना है बस, पैसा भी मिल रहा है ना, जरूरतें भी पूरी हो रही है, तो सोना है, मोबाइल चलाना है, ऐसे ही होता है ना? मोबाइल चलाओ आराम से बिस्तर में बैठ के, बड़ा मजा आता है, चैटिंग करो, गाने सुनो, गेम खेलो, यही होता है ना? ऐप और पीडीएफ तो इसी में है, मतलब जेआरएफ पाना है। ऐप और पीडीएफ तो इसी में। अच्छा, फोन में, मोबाइल में? तो मोबाइल का बहुत सारे यूजेस होते हैं ना। अब एक यूज हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या होता है कि हम निकालते तो हम पढ़ने के लिए मोबाइल, चलो पढ़ाई करेंगे, सामने मैसेज आ गया कोई व्हाट्सएप पे, मैसेज ऊपर से नोटिफिकेशन शो हो रही है आपको, ओहो मैसेज आ गया, चलो रिप्लाई कर लेते हैं। आज चलो गए हैं व्हाट्सएप पे तो स्टेटस भी देख ही लेते हैं। आप लगे स्टेटस देखने, स्टेटस तक पहुंच गए, स्टेटस ने आपको लिंक दिया कोई यूट्यूब का, और आप यूट्यूब पे पहुंच गए, यूट्यूब पे पहुंच गए, या तो फिर आप फेसबुक पे पहुंच गए, या फिर आप इंस्टा पे पहुंच गए, जो जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, है ना, वहां वहां आप पहुंच जाते हैं। 5 घंटे रोज पढ़ता हूँ, अच्छा, गुड। अच्छा, आउटपुट क्या है आपके 5 घंटे पढ़ने का? ठीक है, आप सब बच्चे पढ़ते होंगे, है ना, कोई ऐसा तो नहीं होगा जो नहीं पढ़ता होगा। आउटपुट क्या है, बताओ। आप 5 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, चलो 2 घंटे भी पढ़ते होंगे, एक भी पढ़ता होगा कोई तो, है ना? आउटपुट बताओ। हाँ, ये चलता है ये मतलब आपने मोबाइल तो निकाला पढ़ने के लिए, अब आप तो अपना भला चाह रहे हैं, है ना? पर मोबाइल आपका भला नहीं चाहता ना, मोबाइल तो आपका भला नहीं चाहता। आपने, आपके पास व्हाट्सएप होगा, टेलीग्राम होगा, या और भी जो जो सोशल मीडिया वाली एप्स आप यूज करते होंगे, वो आपके पास होंगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप चले जाएंगे, है ना? मैसेज आया, रिप्लाई कर लो। अब चलो एक बंदे का मैसेज आया, एक का रिप्लाई कर रहे हो, वहां पे 10 मैसेज और दिखेंगे, उनको भी रिप्लाई कर लो। अगर उन्होंने कोई वीडियो आपको भेजी होगी, चलो उसको देख लो। फिर आप यूट्यूब पे चले गए अगर, तो वहां से तो आप वापिस ना आए फिर, ऐसा होता है ना? यूट्यूब पे पहुंच गए तब तो आज वहां से वापस आते ही नहीं है ना, आ ही नहीं सकते हैं वहां से वापस, ऐसा होता है। यूट्यूब बंद कर रखा है, सीरियसली? अच्छा, तो ओपन क्या कर रखा है? ये बाकी सारी चीजें तो ओपन होंगी ना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और क्या पता नहीं क्या कौन कौन से ग्राम होते हैं, है ना? 250 ग्राम, 300 ग्राम, ये सारे मतलब बर्बादी के लिए चली हैं चीजें, है ना? ठीक है, अच्छे यूज भी हैं, लेकिन बहुत रेयर लोग होते हैं जो सही यूज कर पाते हैं इनका। ऐप बहुत कम, इतने में सारा दिन वेस्ट, हाँ तो ये होता ही है, सारा दिन बर्बाद। और आप गई तो पढ़ाई करने थे, बैठे भी पढ़ाई करने थे, मम्मी पापा भी सोच रहे, घर वाले सब सोच रहे हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, है ना? अच्छा, इंस्टा ऑन है जीके के लिए? इंस्टा तो ऑन रखा है आपने, अच्छा। वो जीके का तो नाम होता है बस, ये तो सिर्फ नाम है ना? ठीक है, जीके भी देख लेते होंगे थोड़ा थोड़ा, बाकी बातें तो ज्यादा हो जाती हैं। आजकल तो एक और चला है, स्नैपचैट, सुनने में आया है, मतलब मैं तो यूज नहीं करती ये सारी चीजें। हाँ, व्हाट्सएप अब मैंने डाउनलोड किया था जब से मैं फिलर फॉर्म पे पढ़ाने लगी हूँ, अदरवाइज मेरे पास व्हाट्सएप भी नहीं था। और फिलर फॉर्म पे जब से पढ़ाने लगी हूँ तो व्हाट्सएप जरूरी हो गया है, क्योंकि हर एक इन्फॉर्मेशन वो व्हाट्सएप पे ही शेयर करते हैं, अदरवाइज मेरा बिल्कुल मन नहीं होता व्हाट्सएप चलाने का, मतलब मजबूरी है कि मुझे डाउनलोड करना पड़ा।
हाँ, टेलीग्राम होता है, उसमें थोड़ा ज़रूरत होती है, इसलिए उसको डाउनलोड कर रखा है, बाकी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो देखो, समय बहुत कीमती है और ये चीज़ें ना बहुत टाइम बाद समझ में आती हैं, अभी नहीं समझ में आएँगी। पढ़ाई की जब एज होती है ना, तब समझ नहीं आती ये चीज़ें। जब टाइम निकल जाता है ना, फिर सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो अपने टाइम को ना सही से यूटिलाइज़ करो। वक़्त दो तो वक़्त सिर्फ़ आप पढ़ाई को दो अभी, अभी के लिए फ़िलहाल। अभी सारी चीज़ें भूल जाओ, है ना? सिर्फ़ पढ़ाई के लिए टाइम दो। अगर आपने किसी और चीज़ के लिए टाइम दिया फालतू में, मतलब ठीक है, आप अपने घरवालों को टाइम दो, अपने बीवी बच्चे आपके हैं, मम्मी पापा आपके हैं, भाई बहन है, उनको आप टाइम दो। बट पति को भी टाइम देना है। तो मतलब पति पत्नी जो भी है, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, आपके घर पे जो जो भी हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, आप उनको टाइम दो, लेकिन अपना टाइम सोशल मीडिया पे तो बर्बाद मत करो, बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि सोशल मीडिया पे ना, अगर आप एक बार चले गए तो वहां से वापस आना मुश्किल है। मतलब 2-3 घंटे तो आपके चले ही जाएंगे, आपको होश ही नहीं आना 2-3 घंटे से पहले, है ना? ऐसा होता है। और एक और बीमारी है शॉर्ट्स देखने वाली, ये भी मतलब आजकल ट्रेंड में चल रही है ना? शॉर्ट्स देखने लगे देखने, पता ही नहीं चलता 1 घंटा कब बीत गया। मेरे साथ काफी हुआ था पिछले दिनों, फिर मुझे समझ आया कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैंने छोड़ दिया। तो खुद मतलब समझ आ जाता है हमें, पर हम स्टेप नहीं लेते, है ना? हमें समझ आ जाता है हम गलत कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर हम स्टेप नहीं लेते। हम ना वहीं अड़े रहते हैं, ढीठ बने रहते हैं। पर स्टेप लेना है, स्टेप लेना है। अगर आपने स्टेप लिया, होता ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं होता है, हर एक बंदे के साथ होगा। चाहे भक्ति करने वाला इंसान होगा उसके साथ भी होगा, जो सांसारिक होगा थोड़ा उसके साथ भी होगा। लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में ही है हमारा, है ना? तो खुद से ही करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट के अलावा मेरी भी पिन नहीं होती, पहले यही होता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब मेरे साथ हो जाता है कभी कभी, कभी कभार। लेकिन मुझे जैसे ही समझ आ जाता है ना कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं एकदम से उसको साइड कर देती हूँ। फिर मतलब मैं स्टेप ले लेती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, स्टेप नहीं लेते हैं। तो स्टेप लेना पड़ेगा हमें अपने लिए, ठीक है? तो जिंदगी जो है वो सीमित हो चुकी है ना, इंसान अपनी स्टडी को टाइम दे रहा है, ना अपने फैमिली को टाइम दे रहा है, ना अपनों को टाइम दे रहा है, वो सिर्फ सोशल मीडिया को टाइम देता है। और कईयों का तो ऐसा होता है कि पता ही घर में क्या हो रहा है, पता ही तब चलता है। मतलब अगर स्टेटस देख लिया, मुझे अपने घर के बारे में कुछ नहीं पता होता, मेरी बात भी नहीं ज्यादा होती घर पे, स्टेटस में पता चलता है मुझे क्या हो रहा है। तो क्या है घर पर, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं अपने कमरे में रहती थी, बाहर क्या हो रहा मुझे कुछ नहीं पता होता था। मुझे शाम को भी कभी कभी कभार पता लगता था, जब मैं किचन में खाना खाने जाती थी, कि क्या हुआ पूरा दिन घर पर, कौन आया था, कौन गया था, कहाँ गए थे घर वाले, मेरे को उतना भी नहीं पता होता था। मैं अपने रूम में कुंडी लगाई और पढ़ती रही पूरा दिन। तो कई बार तो मेरे को बड़े बड़े दिनों बाद पता चलता था कि कोई आया था या कुछ हुआ था बीते दिनों। तो ऐसा आपकी जब आप स्टडी कर रहे हो ना, तो ऐसे पैक होना पड़ेगा आपको। तो अपने कमरे में रहो, उसके अलावा कहीं मत जाओ, पढ़ाई करो। ये थोड़ा सा टाइम है, उसको सही से यूटिलाइज कर लिया ना, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, है ना? स्टेटस नहीं लगाया, अच्छा। तब तो आप बड़े सच्चे में महान व्यक्ति हैं। वैसे स्टेटस के बिना तो दुनिया जीती नहीं है ना? स्टेटस तो हर एक व्यक्ति लगाता ही लगाता है। तो ऐसा होता है कि मतलब आजकल ना इतना वो हो चुका है कि लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने रिश्तों को टाइम नहीं दे पाते हैं, बस सोशल मीडिया। अगर 10 लोग बैठे भी हैं तो सब मोबाइल पकड़ के बैठे होते हैं। तो बच्चे, ठीक है, मतलब मोबाइल पकड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा मतलब ढंग से, ध्यान से, है ना? अभी जब पढ़ाई का टाइम है तो फिर पढ़ाई ही करनी चाहिए। बाद में ये सारी चीजें करने का टाइम मिलेगा, खुल के मिलेगा, फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कोई ऐसा भी नहीं होगा कि हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है। जब आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, फिर कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, है ना? क्या मुझे स्टेटस चाहिए पर मोबाइल में नहीं लगाना चाहिए? मतलब तब कैसे चाहिए आपको?
तो जितना ज्यादा टाइम आप स्टडी को देंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको प्राप्त होगा, आउटपुट उतना ही ज्यादा आएगा। और जितना ज्यादा आप फालतू बातों में टाइम देंगे तो फिर आउटपुट भी वही आना, पता है ना। गुड इवनिंग। अच्छा, वेरी गुड, ये बात सही है। तो स्टेटस एक्चुअल में होना चाहिए, वो तो सब दिखावा होता है ना, जो लगाया होता है। और कुछ तो स्टेटस को देख देख के परेशान हो जाते हैं, ओ उसकी लाइफ में इतनी खुशियां और मेरी लाइफ में परेशानियां ही परेशानियां हैं। वो तो उस बेचारे को पता होगा, है ना, कि क्या है उसकी लाइफ में। हम्म, सही बात है। अच्छा, कौन क्या स्टेटस लगाते हो, किस चीज का स्टेटस लगाते हो? हाँ, कई लोगों को आदत होती है कि वो सुबह सुबह उठ के स्टेटस लगा देते हैं, डेली डेली लगता है स्टेटस। ऐसा मेरा भी नहीं होता कि लगाना ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्लास अभी स्टार्ट हुई है क्या? अभी तो स्टार्ट नहीं हुई क्लास, अभी नहीं हुई स्टार्ट। वैसे तो क्लास 4 बजे से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ बातें कर रहे थे हम जरूरी, है ना, जो पढ़ाई से इतर जरूरी बातें होती हैं वो कुछ बात कर रहे हैं। अभी कुछ नहीं निकाला। क्या नहीं निकाला? आउटपुट तो वो तो अपने आप निकलेगा ना, वो आप थोड़ी निकालोगे। पता है क्या, अभी तो सबका फेवर मिल रहा होगा ना आपको, दुनिया रिजल्ट मांगती है। दुनिया रिजल्ट देखती है कि क्या है आपके पास। आज फॉर्म भर दिया, वेरी गुड। क्या करती है दुनिया? रिजल्ट मांगती है। सबको रिजल्ट चाहिए होता है। पैसा आपके पास होगा ना तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। क्लास का कुछ भी नहीं निकला? अच्छा, ये क्लास का नहीं है महादेवी वर्मा? होशियार, अभी तक तो डेट भी याद कर लेते, है ना। तो ये महादेवी वर्मा है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं, क्योंकि 1987 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो फोटो आपके लिए रखी है कि महादेवी वर्मा ऐसी दिखती थी। 1907 में इनका जन्म है, हरिवंश राय बच्चन के साथ ही। ठीक है। लेकिन जब से क्लासेस स्टार्ट हुई है मुझे मोबाइल ही नहीं पसंद मैम, मैं कुछ कम काम की चीज ही देखती हूँ। काम की चीज देखेंगे तो आपका फायदा है, अगर आप फालतू में मोबाइल मतलब फंसे रहेंगे उसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है ना। हाँ, तो मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो आप, क्लियर बोलो ना, क्लियर बोलिए। अच्छा, आप ये बोल रहे होंगे कि मैंने मोबाइल चलाया पूरा दिन पर क्लास नहीं देखी कोई भी, है ना। बाकी पता नहीं मुझे क्या चाह रहे हैं आप, क्या बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपने देखे थे महादेवी वर्मा को? देखा था, आप पैदा हो चुके थे 1987 में। ओके, चले आगे चलते हैं हम। तो इकाई 5 पढ़ रहे हैं हम, आपको पता है। एक बार फिर से याद दिला दिया जाए आपको, इकाई 5 हमारा चल रहा है। और आज महादेवी वर्मा को मैंने रखा है यहाँ पर। बाबा के पास फोटो थी। हाँ, तो मैं भी आपको फोटो ही दिखा रही हूँ। मिथुन चक्रवर्ती जैसी लग रही है। अच्छा। पूनम। उनके साथ थी? अच्छा। अच्छा, मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि पहुंच थोड़ी ज्यादा है। ओके, कोई बात नहीं। महादेवी वर्मा की कविताएं, मतलब कविताएं पढ़ रहे हैं हम इकाई 5 में। तो
26 मार्च 1907 को इनका जन्म और 11 सितंबर 1987 को इनकी मृत्यु। तो 1907 आपको याद रखना है, आपको 26 मार्च याद रखने की जरूरत नहीं है। उनकी मम्मी तो नहीं है। अरे मैं मजाक कर रही हूँ, कोई बात नहीं, ज्यादा दिल पे मत लेना मेरी बात को। ऐसा कोई इरादा नहीं है। ओके, मेरा भी इरादा नहीं था, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है। महादेव वर्मा का जन्म 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम इनका श्री गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी वर्मा था। पति का नाम रूप नारायण वर्मा था। निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में ही हुआ था। महादेवी वर्मा के नाना ब्रजभाषा के कवि थे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में छायावाद युग के जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। ठीक है, छायावाद के कितने स्तंभ? 4 स्तंभ। छायावाद के 4 स्तंभ। कौन कौन? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। मेरी आवाज सही है कि जोर से बोलना पड़ेगा? कितने हुए? 4। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभों में मानी जाती है ये भी महादेवी वर्मा। ओके, महादेवी वर्मा के उपनाम देखते हैं क्या क्या थे। सही है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से पुकारा जाता है। फोन कहाँ सेट करूं? मैं नीर भरी दुख की बदली, इनकी बहुत अच्छी कविता है। अच्छा, 1 मिनट ना, फोन कहीं सेट कर लेती हूँ। कहाँ थे हम? यहाँ। महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से पुकारा जाता है। आधुनिक मीरा, ठीक है। एक तो मीरा थी ना भक्ति काल में, और ये आधुनिक काल की मीरा है। ठीक है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा है। ये भी हम पहले देख चुके हैं, यूनिट 2 में देख चुके हैं। ठीक है, पर यहाँ पे मैंने फिर से आपको रिपीट करने के लिए, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ध्यान भी रह जाए। उन्हें छायावाद की शक्ति दुर्गा, वेदन की कवयित्री, रहस्यवादी कवयित्री के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पहली कविता दिया थी, जिसे उन्होंने 1918 में लिखा था। सात वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सवैया भी लिखा था। महादेवी वर्मा अपनी काव्य रचना ब्रजभाषा में करती थी। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में लिखना आरंभ किया। महादेवी वर्मा की काव्य रचनाएं, काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा। ये सब हम देख चुके हैं। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा, इनका सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ये मैंने करवा दिया है यूनिट 2 से, है ना। और इनका जो समय है वो सब बता दिया हुआ है आपको। यूनिट 2 जब हम कर रहे थे तब ये किया था। निहार काव्य संकलन 1930 में है। इसमें 1924 से 1928 ईस्वी तक की 47 कविताएं संकलित हैं। इस काव्य संकलन की भूमिका हरिऔध ने लिखी थी। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निहार की भूमिका पूछा जाता है कि किसने लिखी थी, तो हरिऔध का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनकी अधिकतर कविताएं प्रेम व आध्यात्मिक विषयों में संकलित हैं। रश्मि काव्य संकलन 1932 में, इसमें 1928 से 1931 तक की 35 कविताएं संकलित हैं। नीरजा काव्य संकलन 1935 में, यह 1932 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक की रचित 58 गीतों का संकलन है। तो नीरजा में क्या है? गीतों का संग्रह है नीरजा। ये हम सब देख चुके हैं पहले। ठीक है, इसमें वेदना के गीत हैं। इसी रचना के कारण इन्हें वेदना की कवयित्री भी कहा जाता है। इस रचना के लिए उन्हें 1936 में सेक्सरिया पुरस्कार 500 रुपए मिला था। ये भी देख लिया था हमने पहले।
सांध्य गीत काव्य संकलन 1936 में। इसमें 1934 से 36 तक के 45 गीत संकलित हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ठीक है, इसमें दीपशिखा नहीं है सांध्य गीत में, दीपशिखा इसके बाद लिखी गई है, ध्यान रखना। कविताओं का संकलन कर 1940 में यामा नाम से प्रकाशित करवाया। तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत यामा में संकलित है। ठीक है, यामा का समय शायद 1982 है, शायद अभी याद नहीं आ रहा उतना, 82 लग रहा है। पर निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत किस में संकलित है? यामा में, ध्यान रखना। अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत किस में संकलित है? यामा में संकलित। अब इसको दीपशिखा के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये भी दीपशिखा भी होगा इसमें। ठीक है, वो इसके बाद लिखा गया है। 40 में आया था यामा, 40, जिसमें कुल 185 कविताएं थी। इस रचना के लिए उन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीपशिखा का प्रकाशन 42 में हुआ है। देखो, इसका 40 में था और दीपशिखा का 42 में। इसके बाद थी दीपशिखा। बहुत सारे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है सारी की सारी यामा में थी, पर दीपशिखा इसमें नहीं है, वो आपको याद रखना है ना। तो बच्चे गलती से इसको गलत कर देते हैं। आगे है, यह 1936 से 42 तक की रचित 51 गीतों का संकलन है। दीपशिखा, दीपशिखा भी गीतों का संकलन और नीरजा भी गीतों का संकलन, पर नीरजा में वेदना के गीत है, ध्यान रखेंगे। अन्य काव्य संकलन बंग दर्शन 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसमें बंगाल के अकाल के समय में विभिन्न कवियों के द्वारा रचित कविताओं का संकलन है। इसमें कुल 23 कविताएं हैं। इसे महादेवी वर्मा के काव्य संकलन में शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें सिर्फ महादेवी वर्मा की एक कविता है। आगे है, आधुनिक कवित्री महादेवी 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 1940 में यामा था ना, इसमें अच्छा 82 में पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो 82 की मुझे याद आ रही थी, यहाँ पर ज्ञानपीठ मिला है इनको 82 में, 82 की याद आ रही थी मुझे अभी। तो यामा पर ही इनको ज्ञानपीठ मिला है और 82 में मिला है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना आपने। 1940 में यामा का संकलन हुआ। इसमें महादेवी वर्मा की 74 कविताओं का संकलन है। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत इनके शिष्यों के द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इसके लिए उन्हें 1944 ईस्वी में मंगला पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार मिला। तो 2 पुरस्कार इसके लिए मिले हैं इनको। हिमालय 1936 ईस्वी में प्रकाशित था। इसमें चीनी आक्रमण के बाद विभिन्न कवियों के द्वारा रचित राष्ट्रीय भावना की 21 कविताएं संकलित हैं। इसमें 2 कविताएं महादेवी वर्मा की हैं और 19 कविताएं अन्य 7 कवियों की हैं। सप्तवर्णा 1960 में प्रकाशित हुआ था। यह उनकी मौलिक रचना नहीं है। सप्तवर्णा उनकी मौलिक रचना नहीं है, ध्यान दें। यह ऋग्वेद और संस्कृत के गीतों का संकलन है। ठीक है, तो मतलब ऋग्वेद से लिए हैं, संस्कृत से गीत लिए हैं इन्होंने, उसका संकलन है। इसमें 32 गीत हैं। फिर है संधिनी 95 में संकलित। अब देखो, इनकी डेथ तो 87 में हो गई थी ना, तो ये इनके शिष्यों ने बताया कि प्रकाशित करवाई है कुछ रचनाएं, है ना। इसमें महादेवी की चुनी हुई 65 कविताओं को संकलित किया गया है। इसे नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा, ये नागरी प्रचारणी सभा ने करवाया प्रकाशित, संधि ने। ठीक है, आगे है, महादेवी वर्मा जी के द्वारा कुल 236 गीत और कविताएं लिखी गई हैं। महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्यांगों का जो नामकरण किया है, उसमें क्रमबद्धता और भावों की दृष्टि अत्यंत उपयुक्त है। अब गद्य साहित्य है, अतीत के चलचित्र 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। जो अतीत के चलचित्र है वो क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। इसमें कुल 11 संस्मरण है। मुख्य संस्मरण घीसा, रामा, बिट्टो, साबिया, अलोपी दीन और या अलोपी। तो ये पूछा जाता है कि घीसा, रामा, बिट्टो, साबिया, ये सब मतलब किस में है? तो अतीत के चलचित्र में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
स्मृति की रेखाएं 1943 में प्रकाशित हुआ था। ये आपको यूनिट 10 में भी आएंगे सारे, ठीक है। तो अभी देख लेना इसको ध्यान से। यह भी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें कुल 7 संस्मरण है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भक्तिन है। मेरा परिवार, इसका विषय बहुत बार पूछा गया है, मेरा परिवार। तो मेरा परिवार का प्रकाशन 1972 में हुआ। इसमें पशु पक्षियों पर 7 संस्मरण है। यूपीएचएससी में है ये सिलेबस में, मेरा परिवार, मतलब यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर में। कोई तैयारी तो नहीं कर रहा है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की? पशु पक्षियों पर 7 संस्मरण है इसमें। मेरा परिवार जो है वो अपने, इन्होंने पशु पक्षियों को कहा है, ठीक है। इनके पास बहुत सारे पशु पक्षी थे, पढ़ा है। इसमें महत्वपूर्ण गिल्लू, गौरा, निक्की, रोजी और रानी, ये इनके इसके पात्र थे। पात्र मतलब वही पशु पक्षी पात्र है ये। पथ के साथी, इसका प्रकाशन 56 में हुआ था। इसमें समकालीन 11 साहित्यकारों को परिचय है। मतलब इनके समकालीन का मतलब क्या होता है? समान काल में, मतलब जो इन्हीं के काल में थे कवि, उन्हीं 11 साहित्यकार जो थे उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है। पथ के साथी मतलब जो इनके पथ में साथ साथ थे, ठीक है। तो आपको इससे याद रखना है पथ के साथी में का विषय क्या है। पथ के साथी का विषय समकालीन 11 साहित्यकारों का परिचय। तो 11 आपने ये भी याद रख लेना संख्या। दद्दा, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त को दद्दा भी कहते थे। निराला भाई, निराला, इन्होंने जिस तरीके से लिखा है, दद्दा लिखा है, निराला भाई लिखा है ना, जिस तरीके से इन्होंने लिखा होगा उसी तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, निराला भाई। और कौन था इनके साथ? पुण्य संस्मरण, पुण्य संस्मरण लिखा इन्होंने महात्मा गांधी को। राजर्षि संत पुरुषोत्तम दास टंडन को। प्रेमचंद लिखा प्रेमचंद को। सियाराम शरण गुप्त का, इनको भी सेम ही नाम। सुभद्रा कुमारी चौहान इनके साथ थी। प्रणाम रविंद्रनाथ टैगोर को। और राजेंद्र बाबू को, राजेंद्र बाबू इन्होंने राजेंद्र प्रकाश को लिखा है। जवाहर भाई लिखा है नेहरू को। सुमित्रानंदन पंत। ये तो 11 लोग थे टोटल इनके साथ साहित्यकार। और ये पथ के साथी हैं, ठीक है। 56 में प्रकाशित है। स्मृति चित्र 73 में प्रकाशित। और इसमें समकालीन कवियों के परिचय से संबंधित कितने संस्मरण? 22। स्मृति चित्र मतलब जो इनकी स्मृति में कुछ चित्र थे उनके बारे में बात है। श्रृंखला की कड़ियां, इसका प्रकाशन 42 में हुआ था। ये सब के सब यूनिट 10 में है आपको, तो अभी ध्यान से पढ़ लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। यह निबंध संकलन है। इसमें कुल 37 निबंध है। और महत्वपूर्ण निबंध, महत्वपूर्ण निबंध कौन से हैं? नारीत्व का अभिशाप, आधुनिक नारी, नारी और पुरुष आदि, यह सामाजिक निबंध है। क्षणदा, इसका प्रकाशन 56 में हुआ। क्षणदा का और पथ के साथी दोनों का प्रकाशन कब हुआ? 56। यह दार्शनिक विषय से संबंधित है। इसमें कुल 12 निबंध है। कितने? 12। कुछ भाग कुछ भाग पढ़ा है। अच्छा, साहित्यकार और आस्था 1962 में प्रकाशित हुआ। यह एक निबंध है, साहित्यकार और आस्था निबंध है, ठीक है। अन्य निबंध इनके 1963 में प्रकाशित हुआ। इसमें 6 निबंध है। अन्य निबंधों के नाम से 1963 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 6 निबंध है। फिर है अग्नि रेखा, 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह 27 कविताओं का संग्रह है। आयाम 1994 में प्रकाशित हुआ था। यह ब्रजभाषा खड़ी बोली की चुनी हुई कविताओं का संकलन है। तो ध्यान रखना, आयाम में क्या है? ब्रजभाषा और खड़ी बोली की चुनी हुई कविताएं। विशेष तथ्य, महादेवी वर्मा 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही हैं। 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। इन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना 1946 में की थी। संपादित पत्रिका इनकी कौन कौन सी थी? चांद साप्ताहिक थी, 1932 से 36 तक निकलती रही ये पत्रिका। उसके बाद साहित्यकार मासिक पत्रिका थी, 1937 में निकलती थी। महिला पत्रिका थी जो पाक्षिक थी। पाक्षिक का मतलब हुआ जो 15 दिन बाद, जो 15-15 दिन बाद निकलती हो, ठीक है। 1928 से 87 तक ये वाली महिला पत्रिका चलती रही। विश्ववाणी साप्ताहिक थी, ये भी सप्ताह में एक बार निकलती थी, मतलब हर सप्ताह। और 1963 युद्ध से संबंधित पत्रिका थी ये, ठीक है, विश्ववाणी। आगे पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला यामा को 82 में।
भारत भारती मिला 43 में, पद्म विभूषण मिला 88 में। तो मतलब इनकी मृत्यु के बाद मिला इनको पद्म विभूषण। कुछ कुछ पुरस्कार मृत्यु के बाद भी मिलते हैं, कुछ उपाधियां, कुछ पदवियां, है ना। तो उसी तरह से इनको भी। ओके। महादेवी जी की तमाम सुंदर रचनाओं के बीच में नीर भरी दुख की बदली काफी लोकप्रिय है। तो ये जो आप बात कर रहे थे अभी, एसएस, आपकी कविता आने वाली है। इसकी खासियत यह है कि इसमें महादेवी ने अपना परिचय चंद शब्दों में कविता के जरिए समेट दिया है। महादेवी साहित्य जगत में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। वे कई लेखिकाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। महादेवी वर्मा के हृदय में शैशव अवस्था से ही जीव मात्र के प्रति करुणा थी, दया थी। उन्हें ठंडक में कूं कूं करते हुए पिल्लों का भी ध्यान रहता था। पशु पक्षियों का पालन और उनके साथ खेल कूद में ही दिन बिताती थी। चित्र बनाने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। इस शौक की पूर्ति के लिए वे पृथ्वी पर कोयले आदि के से चित्र उकेरा करती थी। ठीक है, उकेरा करती थी होगा। ठीक, आगे चलते हैं। बीन भी हो तुम्हारी, रागिनी भी हो। पढ़ी है कविता, कविताओं की पीडीएफ दी थी, पढ़ी थी किसी ने? शायद ही किसी ने पढ़ी होगी, क्योंकि मुझे पता है महान लोग हैं आप, है ना। पका पकाया खाना खाते बस, ऐसा ही है कि पढ़ा है किसी ने? पढ़ी है, वेरी गुड। ओके। बीन भी हो तुम्हारी, रागिनी भी हूँ कविता। यह कविता महादेव वर्मा के नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। कौन सी कविता, किस संग्रह में, ये आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। अच्छा, अंकिता ने तो स्माइल करके बता दिया कि सैड होके बता दिया, है ना। इसी में काम चला लो, बढ़िया। ठीक है, तो अब जिसने नहीं पढ़ा है वो अपना इसी में काम चला ले, जैसा अंकिता ने चलाया। बीन भी हूं मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूं। नींद थी मेरे अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में। कुल भी हूं, कुल भी हूं, कुलहीन भी हूं, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूं। नयन में जिसके जलद वह दूषित चातक हूं, शलभ जिसके प्राण में वह ठिठुर दीपक हूं। फूल जो फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूं। उर मतलब हृदय। एक होकर दूर तन से चा छाह वह चल हूं। दूर तुमसे हूं अखंड सुहागिनी भी हूं। ये वाला मतलब इम्पोर्टेंट है पंक्तियां, ध्यान दें। मैम कुछ बोला तो नहीं आपने? मेरा नेट गोल गोल घूम गया था। कविता पढ़ रही हूँ, कविता पढ़ रही हूँ। सबका नेट में प्रॉब्लम आ रही है? सभी का नेट में प्रॉब्लम आ रहा है? बताइए। नो। ओके, प्लीज पढ़ लिया करो, ठीक है। आपको जितना पढ़ने के लिए दिया जाता है उतना तो पढ़ लिया करो यार। काहे हमको परेशान करते हो तुम लोग। अच्छा। आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसको बिछे हैं पापड़े तल के पल के। पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूं वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में। नीलघन भी हूं, सुनहली दामिनी भी हूं। नाश भी हूं मैं, अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी, चरम आसक्ति का तम भी। तार भी, आघात भी, झंकार की गति भी, पात्र भी, मधु भी, मधुप भी, मधुर विस्मृत भी हूं। अधर भी हूं और स्मित की चांदनी भी हूं। स्मित होती है चमक। अब इसकी व्याख्या मैंने आपको यहाँ पे रखी है, पढ़ लेते हैं इसको भी, ठीक है। जो पीडीएफ आपको दी जाती है, प्लीज
पीडीएफ तो पढ़ लिया करो एटलीस्ट, बाकी तो छोड़ो। मतलब छोड़ो तो क्या, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी ना पढ़ने के लिए, पर मेरी बात नहीं मानते ना आप लोग, तो फिर बुरा लगता है मुझे, है ना। पढ़ोगे तो आपका ही फायदा होगा, पीडीएफ जो देती हूँ उसको पढ़ लिया करो। ओके। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं कविता में महादेवी कई उदाहरण देकर बताना चाहती है कि जिन पक्षों से मिलकर किसी पूर्णता की अवधारणा बनती है, उन सारे पक्षों को मिलाकर मेरी स्त्री के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। मानने लगा। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बाकी बच्चे कब मानेंगे? बाकी बच्चे कब मानेंगे? सभी बताओ। पूर्णता की अवधारणा बनती है, उन सारे पक्षों को मिलाकर मेरे यानी कि स्त्री के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। भेद को प्रकट करने वाले जितने पक्ष हैं उन सबको मिलाकर मैं अभेद के व्यक्तित्व को प्राप्त करती हूँ। अभी, वेरी गुड। मैं द्वैत की संभावना किसी दूसरे के साथ नहीं रखती, बल्कि अपने आप में मैं अद्वैत को धारण करती हूँ। मैं बीन भी हूं और उससे निकलने वाली रागिनी भी हूँ। मैं भी बहुत मानती हूँ मैम, कभी कभी भूल जाती हूँ। अच्छा, चलो माफ किया आपको मैंने। एक तो ऐसे मासूम जैसा चेहरा बना लेती हो ना। मैं बीन भी हूं और उससे निकलने वाली रागिनी भी हूँ। मतलब बीन से जो रागिनी निकलती है, टोन। जिस वीणा को तुमने झंकृत किया है वह वीणा तो मैं ही हूँ। उससे निकली हुई स्वर लहरी भी मैं ही हूँ। मेरे अखंड व्यक्तित्व को समझो। प्रकृति में बसी हुई खामोशी और नींद मेरी ही थी। सब कुछ ठहरा हुआ था, कण कण में यह ठहराव बसा हुआ था। तभी संसार में पहली हलचल हुई और जागृति के लक्षण दिखाई पड़े। यह जागृति भी मैं ही थी। नींद और जागरण का द्वैत मेरे व्यक्तित्व का ही हिस्सा था। इस तरह मैं न केवल नींद थी और न केवल जागृति, मैं इन दोनों में अद्वैत से निर्मित हुई हूं। मतलब अलग होकर भी अलग नहीं है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल अद्वैत का लेते हैं, जैसे माँ और बेटी। ठीक है, तो वैसे तो ये अलग अलग है दोनों, है ना। माँ अलग है, बेटी अलग है, पर माँ से ही बेटी निकली है ना, है ना। माँ से ही बेटी, तो क्या हुआ? अद्वैत। कोई भी द्वैत नहीं है, दो नहीं है, मतलब, है ना, एक ही है। मुझे पूर्ण व्यक्तित्व के साथ समझो, ना तो मैं आदि हूं और ना ही अधूरी। अगला उदाहरण देकर महादेवी बताती हैं कि मैं प्रलय भी हूं और प्रलय में बची रहने वाली जीवन की निशानी भी। स्त्री के जीवन को अभिशाप की तरह भी बताया गया है और प्रणय सूत्र में बंधे हुए वरदान की तरह भी। स्त्री उस दिन की तरह रही है जो अपने किनारों के बीच शांतिपूर्वक प्रवाहित होती है और प्रसंग आने पर तटों को तोड़कर बह जाने का साहस और रोष रखती है। ये सभी उदाहरण बताते हैं कि स्त्री का व्यक्तित्व एकांगी और एक तरफा नहीं है, बल्कि पूर्णता के सभी शर्तों का निर्वाह करने वाला है। इसी ढंग से यह कविता आगे बढ़ती जाती है और अपनी बात को साबित करने के लिए महादेवी कई तरह के उदाहरण देती है देती जाती है। मैं उस व्याकुल चातक पक्षी की तरह हूं जिसकी आंखों में जल से भरे हुए बादल बसते हैं। मतलब यह कि मैं प्यास भी हूं और पानी भी। मैं वह शलभ हूं जिसके हृदय में दीपक बसा हुआ होता है। शलभ दीपक को प्रेम करता है, मगर वही निष्ठुर दीपक मिलन के समय उसकी मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, ये आपने खुद ही पढ़ लेना है ना। ये बस मैं कविता कविता पढ़ देती हूँ, जो आपके लिए अर्थ रखा है आपने खुद पढ़ लेना है उसका ना, नहीं तो हमारा ज्यादा टाइम लग जाएगा ऐसे। और ये कविताएं ऐसे मतलब बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, है ना। ऐसे फिर इनका जो इसके पीछे का भाव है वो ऐसे समझ नहीं आएगा, तो इसको एग्जाम के बाद ही देखेंगे। अच्छा, मेरा माइक तो गिरा हुआ था। ओहो।
आवाज सही थी मेरी? तो माइक मुझे लगा मैंने लगाया है, शायद मैंने लगाया नहीं होगा। आवाज सही आ रही थी? इस कविता का संकलन सांध्य गीत काव्य संग्रह में किया गया है। ठीक है, नीर भरी दुख की बदली किसमें है? सांध्य गीत में। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पर पलकों में निर्झरणी मछली। आवाज सही थी मैम, डोर से ही सही आवाज आ रही थी। डोर से? कौन से डोर से? जी मैम, आप थोड़ा थोड़ा बता दो, बाकी पढ़ लेंगे एग्जाम के बाद, दोबारा करा देना। हाँ, अभी यहाँ पे कोई आओ पढ़ने के लिए कविता। आइए, कौन कौन है? ममता, पिंकी, एस अंकिता, आ जाओ कोई भी। अनुराधा, रेज हैंड करो। अच्छा, दूर से मैं तो दूर को डोर पढ़ रही हूँ ना। आ जाओ अनुराधा, आ जाओ, रेज हैंड करो। अरे यार, कहाँ पहुंच गई मैं? करो रेज हैंड। कौन आ रहा है? अनुराधा, आओ। अब मैं नाम लेके बुला रही हूँ, जल्दी जल्दी। एक दूसरे का नाम मत लो, बच्चे थोड़ी हो छोटे, बड़े बच्चे हो अब तो मौका मिलना चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए। इस उम्र में तो मौके का फायदा उठाते हैं लोग, और आप मौके को गंवा देते हो। आ जाओ जल्दी, इसमें क्या शर्माने की बात है? हाँ हाँ, पढ़ो, आप आ जाओ। रेज हैंड करो तो मैं जल्दी, मैं बैक आई हूँ। चलिए, छोटी सी तो कविता है, एक एक पैरा पढ़ लो सारे, फिर अगर ज्यादा नहीं पढ़ना तो। नखरे इतने दिखा रहे हैं ना। मेरा नेटवर्क अच्छा। अनुराधा का है, मैंने अनुराधा को बुलाया, अनुराधा तो गए। आ जाओ पूनम, पूनम का कमेंट्स शो नहीं हुआ था मुझे, तो पूनम आओ आप। अच्छा, रीजेंट किया है किसी ने? 3 लोगों ने किया है, किसका उठाऊं बताओ? पिंकी, अनुराधा और एस। पूनम का रीजेंट मेरे पास आया। ठीक है, जो पहले नंबर पे उसका उठा रही हूँ। ओके, अनुराधा लाइन पे है। हाँ, वो फर्स्ट पे थी ना। अनुराधा लाइन पे है। अनुराधा, 1 मिनट रुकना, मैंने वॉइस बंद कर रखी है। वॉइस बंद कर रखी है। अच्छा, आज मुझे रेज हैंड का इसीलिए पता नहीं चल रहा। हम्म, ठीक, अनुराधा, आप लाइन पर हैं और आपको पीडीएफ दिखाई जाती है और आपको पढ़नी होगी। चलिए। जी मैम। हाँ, मैं नीर भरी दुख की बदली। स्टार्ट करूं? हम्म, मैं स्टार्ट करूं? पढ़ दी? कब पढ़ी? मैं नीर भरे दुख के बदले, संपदन में चीर निपन फंसा, क्रदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्जानी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वपन पराग झरा, नभ के नव रंग भूनते दुकुल, छाया में मल्ले बिगाड़ पली। इतना ही है अभी के लिए फिलहाल। अच्छा, और कौन सा लाइन पे? ठीक है अनुराधा, थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू।
ओके, और कौन है? देख लेते हैं और कौन है। पिंकी है। पिंकी, ठीक है। अनुराधा आप काट दो। थैंक यू वेरी मच। पिंकी पढ़ो। शोर आ सिर्फ शोर आ रहा है। जिनके पास शोर है वो ना आए प्लीज, है ना? थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाएगी वरना। ठीक है। सत्य प्रकाश। चलिए, थोड़ा क्लियरली पढ़ना ताकि आवाज क्लियर से आए। कौन मैम में? हम्म। कौन पढ़े मैम? कौन? हाँ, आप लाइन पे हैं सत्य प्रकाश। मुझे मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? आपको थोड़ी आएगी आपकी आवाज। आपको तो वैसे अपनी आवाज सुनना पसंद नहीं है ना, तो आपको नहीं आएगी। बच्चों को आ रही है सबको। ओके। हम्म। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, निस्पंद बसा। क्रंदन में आहत विश्वसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जन निर्जनी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग जरा, नभ के नभ रंग बोते, छाया में मलय प्यार फली। अभी आगे और होगा ना ये। ओके हम्म, मैम। ये है। पथ को न मिलन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की सिरहन को अंत खिली में। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलती मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। गुड। ठीक है, आपने गा के सुना दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ओके हम मैम, इसको थैंक यू आगे मैम। देखते हैं। ओके, मोस्ट वेलकम। अच्छा, अंकिता। अंकिता, आप अगली कविता पढ़ना, ठीक है? ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है? दैट्स गुड। कवित्री कहती है कि कंपन में ही आप देखो, घबराया मत करो, है ना? आया करो, आपको मौका मिलता है जब। ये मौका मौका होता है, गंवाना नहीं होता है ना? अभी आप इस उम्र में नहीं है कि आप एक दूसरे को बोलें जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना। नहीं, आप जाओ आप जाओ आप जाओ ना। आपको मौका मिलता है, मौके का फायदा उठाओ। ठीक है। हम्म। कवित्री कहती है कि कंपन में ही चिर शांति निवास करती है। रुदन के बाद ही दुखी मन प्रसन्नता महसूस करता है। आंखों में दीपक के समान वेदना की भावना ज्वलित रहती है, जिस कारण आंसू झरना के समान गिरते रहते हैं। कवित्री के कहने का भाव है कि वियोग की दशा में मानसिक व्यथा आंसू बनकर जब गिर जाती है तो मन में एक विशेष शांति महसूस होती है। ऐसा होता है ना? मैं हेडफोन की बजाय क्या से सही से नहीं गा पा रहा था। अच्छा, कविताएं बहुत पढ़ते हैं, गीत पढ़ना पसंद है। ओके। हम्म। हाँ, वो आपको आवाज नहीं सुनाई देनी थी, वो बस क्लास में सुनाई देती है। आप बाद में रिकॉर्डेड देख लेना अपनी आवाज सुनने के लिए। डेली बुलाया करो। हाँ, तो मैं तो बुलाती हूँ भाई, आप लोग नहीं आते हो, है ना? वेदना की गायिका का मानना है कि अभाव से उत्पन्न दुख अति प्रिय होता है, क्योंकि इससे प्रेमी के प्रति प्रेम दृढ़ होता है। विरही अपनी वेदना रूपी आंसू से प्रेम रूपी बेल को मतलब सींचती रहती है, जिससे प्रेमी की याद दीपक के समान आंखों में जलती रहती है। साथ ही आंसू के गिरने से मन हल्का हो जाता है। ऐसा होता है ना, जब कोई दुख होता है फिर रो लेते हैं तो थोड़ा शांति मिल जाती है ना। हम्म। मैम, मैंने अच्छा पढ़ा ना? हाँ, आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा अनुराधा। गधे जैसी आवाज को भी क्या सुनना। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा अनुराधा आपने भी। बात है ऐसी, जो चीजें गॉड गिफ्टेड होती है ना, गॉड गिफ्टेड, है ना, उन चीजों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए गधे जैसी आवाज। अब अब आप सोचो कि जो गूंगे होते हैं उनके साथ अपनी तुलना करो।
करो, फिर पता चलेगी आपको आवाज की कदर, है ना। आवाज की कदर तब पता चलेगी ना जब किसी गूंगे को देखोगे सामने। गूंगे होते तो क्या करते, तब आप ये बोलते मुझे गधे जैसी आवाज मिल जाती, पर भगवान मुझे आवाज तो दे देता। ऐसा नहीं बोलते कभी भी, ठीक है। जिस भी बच्चे को ऐसा बोलने की आदत है कि मेरी आवाज नहीं अच्छी, मेरी हाइट नहीं अच्छी, मेरा मतलब जो भी बाल नहीं अच्छे, है ना, चलता है ना ऐसा, तो ऐसा मत बोला करे। शक्ल नहीं अच्छी, सूरत नहीं अच्छी। ओके, सो के उठी थी। अच्छा, मेरे पापा और भाई मुझे प्यार से गधा बोलते हैं। अच्छा, अनुराधा अपना आपने व्याख्या पढ़ा था? नहीं, अनुराधा ने कविता ही पढ़ी थी, व्याख्या नहीं पढ़ी। तो भाई जो आपको मिला है ना उसमें खुश रहें, संतुष्ट रहें। सोचिए आप अगर गूंगे होते तो फिर क्या आपके ऊपर बीतती, है ना। जो कुछ आपको दिया है ना गॉड ने, जो आपको गिफ्ट दिए हैं, उनकी कद्र किया करें और उनके लिए बुरा मत बोला करें, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, अभी आपको मौका मिला करेगा पढ़ने का तो आप अच्छे हो जाएंगे और ज्यादा, है ना। आंसू के गिरने से मन हल्का हो जाता है और कवियत्री अपने अंदर एक अलौकिक शांति का अनुभव करती है। इसलिए कवियत्री अपने आप को बदली कहकर ये स्पष्ट करना चाहती है कि बदली जल बरसाकर रिक्त हो जाती है और वह आंसू बहाकर शून्यता की स्थिति प्राप्त करना चाहती है। कवित्री कहती है कि उसका हर कदम संगीत से पूर्ण है तथा उसकी सांसों से स्वप्न रूपी पुष्प की धूली यानी कि गंध निकलती है। आकाश के नए नए रंग दुपट्टा जैसे प्रतीत होते हैं तथा जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली हवा पलती है। अब देखो, ये खुद से पढ़ना है आपको व्याख्या, ठीक है। यहां पर इसकी व्याख्या है, यहां पर इसकी व्याख्या है, ठीक है। अब क्या है, ये व्याख्या अगर आप खुद से पढ़ लेंगे तो कविता मैं आपको पढ़ा रही हूं यहाँ पर, और कविता की पंक्तियां आप ध्यान से पढ़े, पंक्तियां बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़े क्योंकि पंक्तियों में से आजकल सवाल आ रहे हैं, ठीक है। कविता की पंक्तियां, कौन सी कविता की कौन सी पंक्ति है पहले तो ये याद होना चाहिए, और कौन से नंबर पे कौन सी बात होती है वो भी आजकल पूछने लगा है, ठीक है। आगे मैं इसको क्लियर करूंगी कैसे, मैंने वो वाली कविता आगे रखी है जिसमें आपको क्लियर करना है, ठीक है। फिर विकल है प्राण मेरे, एक और कविता है हमारे पास। अब जो पढ़ना चाहता है वो अपना रेज हैंड करे जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास इतना, जल्दी जल्दी। ये एक कविता पढ़नी है, फिर विकल है प्राण मेरे। हाँ हाँ हाँ, करा किसी ने रेज हैंड? अंकिता से पढ़वाए, अंकिता रेज हैंड करेंगे तो पढ़ा लूंगी जरूर। जबरदस्ती कैसे लाऊं अंकिता को? पिंकी, एक मिनट, अभी पिंकी है लाइन पर, ठीक है। पिंकी, शोर आ रहा है आपके पास थोड़ा, पिंकी आपके पास शोर आ रहा है, पिंकी कुछ बोल भी नहीं रही है। हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही मैम? आवाज आ रही है, थोड़ा शोर आ रहा है आपके पास। अब हाँ, अभी थोड़ा ठीक है, चलो आप स्टार्ट करो। पढ़ो मैम। हाँ जी, फिर विकल है प्राण मेरे, कविता। इस कविता का संकलन शानदार गीत काव्य संग्रह में किया गया है। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो ये क्षितिज में भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे हैं जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे स्वार्थ गिरे। सिंधु की निश्चिंतता पर लघु लहर का लाश कैसा। दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरचनता क्षणों के साथ फेर। हम्म, अभी ठीक है, थैंक यू पिंकी। आगे किसी और ओके को, मैम।
दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अंकिता। अंकिता आपको अगला पेज पढ़ना है, ठीक है? चलिए अभी अंकिता पढ़ेगी। अंकिता आवाज आ रही है आपको? मैम थोड़ा स्लो चल रहा है नेट। ठीक है, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है, आ दिख रही रहा है? है? हाँ, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर कविता? हाँ मैम दिख रहा है। बढ़िया। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चीर साधना दी, पुलक के नभ पर धरा को कल्पान में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे, है अतुल वरदान मेरे। नभ डुबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। ढूंढने तरुणा मुदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तब में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। थैंक यू मैम। ओके अंकिता, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और भी है कोई लाइन पे? और कोई है रेज हैंड पे? कोई नहीं है, ठीक है। तो अपने आ गई, देखते हैं थोड़ी देर में कौन है, बाद में देखते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं फटाफट से। फिर विकल है प्राण मेरे, कौन से काव्य संकलन में है? सांध्य गीत काव्य संग्रह में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर विकल है प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युगकल्प उसका छोर क्या है। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लास कैसा। दीप लघु शिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। क्या लिखा है, दिल थक धक कर रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, होता है पहली बार ऐसा, नो प्रॉब्लम। बिंब ग्राहकता कणों को शलभ को चिर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे, हैं अतुल वरदान तेरे। नभ डुबा पाया ना अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे। ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत में तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। अगली कविता, मुझे भी डर लग रहा था, ओके कोई बात नहीं, ऐसे हाँ अभी धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाएगी ना, तो अच्छा है, झिझक खुल जाएगी, है ना। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। दीप शिखा, अभी तो आप पढ़ना, अभी आप पढ़ते हुए डर लग रहा है, आपको कभी पढ़ाना भी है ना, तो उस योग्य बनना है कि आपको पढ़ाना भी है। अगर आप पढ़ने में डरोगे तो फिर धीरे धीरे ठीक हो जाओगे, है ना, नो प्रॉब्लम। ये वाली दीप शिखा में है, देखो ये वाली कविता, इसको याद रखना, बाकी तो सारी सांध्य गीत में अभी तक थी। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर। गए आरती वेला को शत शत लय से भर। जब था कलकंठों का मेला विहन से उपल तिमिर था खेला। अब मंदिर में इष्ट अकेला, इसे अजर का शून्य लगाने को गलने दो। चरणों से चिन्हित अलिंद की भूमि सुनहली। प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली। झर सुमन बिखरे अक्षत सित। धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित। तम में सब होंगे अंतर्हित। सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। पल के मन के फेर पुजारी विश्वस हो गया। प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया। सांसों की समाधि सजीवन मसीह सागर का पंथ बन गया। रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी। आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जाएगा प्रतिपल। रेखाओं के भर आभा जल, दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। तो ये मंदिर का दीप इसे
नीरव चलने दो। सबने बहुत अच्छा पढ़ा मेरे अलावा। अच्छा, फिर आपने वही बात की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ऐसे दिखते थे। इनका जन्म हुआ है 20 मई 1900 को कौशाम्बी गांव में। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ये देख लिया हमने। इनके पिता का नाम गंगादत्त, माता का नाम सरस्वती। निधन कब हुआ इनका? 1977 इलाहाबाद में। सुमित्रा नंदन पंत के उपनाम, इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था, ये पूछा जाता है, ध्यान रखना। सबका अच्छा था, कोई कम नहीं है। ठीक है, और अच्छे हो जाओगे आप धीरे धीरे। छायावाद का विष्णु, निराला ने इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा है। छायावाद का विष्णु भी इनको ही कहा जाता है, और निराला ने क्या कहा इनको? प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, मैं पढ़ूंगा क्या? रावणार्य जन, हिंदी का वर्ड्सवर्थ। रावण आर्यजन और हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पहली कविता इनकी गिरजे का घंटा 1916 में। और सुमित्रा नंदन पंत की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? पंत की काव्य यात्रा को 4 सोपानों में विभक्त किया जा सकता है, जिसको हम पहले देख चुके थे। छायावादी रचनाएं, प्रगतिवादी, अरविंद दर्शन से प्रभावित, और आध्यात्मिक मानवतावादी, नव मानवतावादी रचनाएं। क्या हुआ? नंबर ही नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा पूनम, आपका नंबर आ जाएगा। छायावादी रचनाएं, उच्छ्वास 1929, 1929 उच्छ्वास, ग्रंथि 20 में, वीणा 27, ये सब करवा चुकी हूँ, ये आप खुद से पढ़ लेना। ठीक है, पल्लव 28, गुंजन 32, प्रगतिवादी रचनाएं, युगांत 36, युगवाणी 39, ग्राम्य 40, ग्राम्या है ये। ठीक है, ग्राम्या। अरविंद दर्शन से प्रभावित या अंतश्चेतनावादी रचनाएं, स्वर्ण किरण 47, स्वर्णधुली 47, युगांतर 48, युगपथ 48, आध्यात्मिक मानवतावादी, नव मानवतावादी रचनाएं, नव रजत शिखर 51, अतिमा 55, वापी 57, कला और बूढ़ा चांद 59, कला और बूढ़ा चांद पर इनको मिला है पुरस्कार भी। चिदम्बरा पर भी मिला है, 1959 में है ये लिखी। लोकायतन 1964, लोकायतन का समय 1964। नाट्य रचनाएं, ज्योत्सना 1934, युग पुरुष 55, छाया 68 में, कहानी संग्रह 5 कहानियां 36 में, आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में ही लिखा था इन्होंने। ये 60 वर्ष एक रेखांकन के नाम से आत्मकथा लिखी है। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने। निबंध संग्रह इनके गद्यपथ, छायावाद पूर्व मूल्यांकन, छायावाद का पूर्व मूल्यांकन भी इन्होंने लिखा है, इंपॉर्टेंट है। शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति 60 वर्ष, और अन्य निबंध। अन्य रचनाएं इनकी ये आपको खुद से देखनी है। ठीक है, देख लेते चलो थोड़ा सा। मधुज्वाल 47 में विदेशी कहानियों और उमर ख़याम की रचनाओं का अनुवाद किया था इसमें। 1938 में रूपाप पत्रिका का संपादन किया था। हरिवंश राय बच्चन के साथ खादी के फूल लिखा था इन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राम आदि पर आधारित इसमें कविताएं थी। 1968 में चिदम्बरा, 1968 में मिला था चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ। ठीक है, ज्ञान पुरस्कार लिखा है यहाँ पर, ज्ञानपीठ होगा ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदम्बरा में कुल 196 कविताएं हैं। चिदम्बरा में अतिमा लंबी कविता है। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था। और कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य भी कहा जाता है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। ये पूछा जाता है लोकायतन पंत की रचना है और किसके जीवन पर आधारित है? वो महात्मा गांधी के जीवन पर। इसमें 7 सर्ग हैं जिन्हें द्वार कहा गया है। ध्यान दें यहाँ पर। ठीक है, क्या बातें हो रही है? ऑनलाइन पढ़ी नहीं, कभी पढ़ी नहीं। अच्छा, ऑनलाइन आपको मौका ही नहीं मिला होगा अभी तक तो। हाँ, इसके 2 भाग हैं। बाह्य परिवेश 1961, इसमें कुल 3 सर्ग हैं। इसमें गांधी द्वारा विलायत में विषय वासनाओं के में डूबने का चित्रण है। अंतश्चेतना 1964 में, इसमें कुल 4 सर्ग हैं। इसमें गांधी जी के हृदय परिवर्तन का चित्रण है। इस रचना के लिए 1966 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अंतश्चेतना को। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर।
1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 50 से 67 तक ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े रहे। गुंजन को छायावाद और प्रगतिवाद का संधि स्थल कहा जाता है। युगवाणी रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा है। पंत द्वारा रचित पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा जाता है। युगांत 1936 को छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र है। ये मतलब छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र, मतलब कि एक युग का अंत हो जाता है ना, और नए युग की शुरुआत होती है। पंत ने निराला के मुक्तक छंद को आरंभ में रबड़ या केंचुआ छंद कहा था। ठीक है, निराला के छंद को केंचुआ या रबड़ छंद, किंतु निराला के बाद मुक्त छंद में रचना करने वाले दूसरे कवि पंत ही थे। ठीक है, पंत का प्रिय छंद रोला। हिंदी में मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले पंत ने किया था। पल्लव कविता प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित कविता है। गुंजन कविता में प्रकृति से मोह खत्म होता हुआ दिखाई देता है। इसमें शोषित वर्ग के प्रति संवेदना का भाव है। उसके बाद गुंजन पंत का अंतिम छायावादी ग्रंथ माना जाता है। ग्राम्य कविता में प्रगतिवादी रचनाएं हैं। इसमें किसानों और मजदूरों से संबंधित रचनाएं हैं। इसमें मुख्य कविताएं चरखा, वे आंखें इत्यादि। पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। अनुप्रास का प्रिय अलंकार अनुप्रास इनका प्रिय अलंकार है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इनके बारे में कि युगवाणी में प्रतिवाद का सैद्धांतिक रूप है, तो ग्राम्य में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। पंत बचपन में जिस घर में रहते थे उस घर को सुमित्रानंदन पंत विथिका के नाम से संग्रहालय बना दिया गया था। विथिका क्या होता है? वीथी विचार वीथी एक शुक्ल का ग्रंथ है। विचार वीथी, वीथी का मतलब होता है गैलरी। ठीक है, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। पूनम, इस कविता का रचना काल 1934 है। इस कविता का संकलन युगांत काव्य संग्रह 1934 और पल्लवनी काव्य संग्रह, क्या यार ये पल्लव होगा, पल्लव काव्य संग्रह 1940। ठीक है, युगांत काव्य संग्रह 1934, 34 नहीं होगा यार, ये 36 होगा। ठीक है, इसको 36 कर लेना। और पल्लव काव्य संग्रह 40 में। ठीक है, नहीं पता? क्या नहीं पता? मैंने कुछ पूछा? अच्छा, बीथी का मतलब, ओके ठीक है। पूनम आओ जल्दी से, पूनम है? पूनम, हैंड रेज्ड है आपका? एक बार चेक कर लेती हूँ फिर। पूनम आपका हैंड रेज नहीं है। अच्छा, और कोई आना चाहता है जिसको मौका नहीं मिला, जिसने पढ़ना है? जल्दी बताओ फिर आ जाओ। 1 मिनट, कौन कौन है यहाँ पर? शालिनी, सुशील, आप रहने दो, अभी आपने पढ़ लिया ना। जिसने नहीं पढ़ा वो आए। प्राची कुमारी और ममता, और कौन है? पूनम तो है यहाँ पर क्लास में। जिसने पढ़ लिया वो ना आए, नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, और जिसके मैंने नाम लिए वो आना चाहते कोई? पूनम, पूनम, पूनम आपको आवाज आ रही है? यहाँ से आपको पढ़ना है। हेलो, हाँ पूनम, आवाज स्लो आ रही है मैम? अभी ठीक है। बस स्लो आ रही है मेरी। कोई बात नहीं, आप स्टार्ट करूँ मैम? हाँ हाँ, यहाँ से पढ़ना है पूनम आपको। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है आपको? ओके, आवाज आ रही है मैम मेरी? आ रही है। झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्त्रत्र ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण,
हिम ताप पीत मधुबत भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। मैम नेक्स्ट। निष्प्राण बिगत युग मृत विहंग, जग नीड़ शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो ब्लीन। कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली। मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पेक वाली, निज अमर प्रणयश्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। बस। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, है ना, जल्दी से। ठीक है, और तो नहीं है किसी की इच्छा आने की? जो नहीं आया अभी तक, किसी की इच्छा हो तो बता सकते हैं। ठीक है, परिवर्तन कविता, सुमित्रा नंदन पंत। परिवर्तन, यह कविता 1924 में लिखी गई थी। इसका समय आपको देखना है। रोला छंद में यह लिखी गई कविता, और ये एक लंबी कविता है। यह कविता पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ग्रैंड महाकाव्य कहा है। क्या कहा? अभी आपका हो गया ना? अब फिर कभी, कल या फिर कभी, ठीक है। जिसकी बारी नहीं आई है ना, वो बताए। स्वयं पंत जी ने इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना पंत जी इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना मानते हैं। परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है। हंसी पता क्यों आ रही है? हंसी पता क्यों आ रही है? कि पहले मैं जा ही नहीं रहा था पढ़ने के लिए, अब मन कर रहा है बार बार पढ़ लूं, है ना, इसलिए हंसी आ रही होगी। चलो, आज कहा वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा सब जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों में गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथम उद्धार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात, कहा वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य ना थे सब जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। बहुत अच्छा था पूनम आपका, बहुत अच्छा। हाय, अब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचता में निज तत्काल, सिगार उठती जीवन है भार, आज पावास नद के उद्गार, काल की बनते चिन्ह काल, प्रातः का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कच्चों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, आधार जाते अधरों को भूल, मृदुल होठों का हिमजल हास, सरल भौहों का शरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग,
छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांठों से हाय। किसी को सोने के सुख साज, मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज। काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनुष के सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल। चमक जाती है छिप तत्काल, मोतियों जड़ी ओस की डाल, हिला जाता चुपचाप बयार, खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव और हास उल्लास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश, सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उड़गन। अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही न्यायोन्मिलन। निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्रपन। ये वाली पंक्ति ध्यान रखना परिवर्तन की, ये वाली अरे निष्ठुर परिवर्तन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। लक्ष्य अलक्षित, चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विकसित वक्षस्थल पर, शत शत फेनोच्छ्वास स्फीत फुतकार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व की विवर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। आह दुर्जय विश्वजित, नवाते शत सुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमाथ, घूमते शत शत भाग्यनाथ। सतत रथ के चक्रों के साथ तुम निशंस से जगती पर चढ़ अनियंत्रित करते हो, संस्कृति को पीड़न पद मर्दित। नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित। आधि व्याधि बहुवृष्टि वात उत्पात अमंगल, वन ही बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल। अरे अहे निरंकुश, पदाघात से जिनके विहवल हिल हिल उठता है टलमल। पद दलित धरातल, जगत का अविरल हतकंपन, तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण। विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल, छान रहे तुम कुटिल काल, कृमि से घुस पल पल। तुम ही स्वेद संचित स्मृति संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, दलमल देते वर्षों पल, बन वांछित कृषि फल। आए सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिग्मंडल, नैश गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। काल का अकरुण भ्रिकुटी विलास तुम्हारा ही परिहास, विश्व का अश्रु पूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास। एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलय का, समर छोड़ देता निर्मम संस्कृति में निर्भर। भूमि चूम जाते अभ्र ध्वज सौंध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघ आडंबर। अयम एक रोमांच तुम्हारा दिग्भू कंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों के उडगन। आलोड़ित अंबुधि फेनोन्नत कर शत शत फन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। दिग्पिंजर में बद्ध गजाधिप सा विनतानन, वाताहत हो गगन आर्त करता गुरु गर्जन। जगत की शत का कातर चित्कार, बेंधती वधिर तुम्हारे कान। अश्रु स्रोतों की अगणित धार सींचती और पाषाण, अरे क्षण क्षण सौ सौ निश्वास, छा रहे जगती का आकाश। चतुर्दिक गहर गहर अक्रांति, ग्रस्त करती सुख शांति। हाय री दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगती में शांति। सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति, जगत अविरत
जीवन संग्राम स्वप्न है यहाँ विराम। ये भी देख लेना। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन वन, यही तो है असार संसार, सृजन सिंचन सहार। रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, अलुकों के कल भग्न विहार, झिल्लियों की झनकार, दिवस निशे का यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। अरे देखो इस पार, दिवस की आभा में साकार, दिगंबर सहस रहा संसार, हाय जग के करतार। प्रात ही को कहलाई मात, प्रात ही तो कहलाई मात, पयोधर बने रोज उदार, मधुर और इच्छा को अज्ञात, प्रथम ही मिला मृदुल आकार, छिन गया हाय गोद का बाल। गड़ी है वीणा वाल किनाल, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले बिना थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। कांपता उधर दैन्य निरुपाय, रज्जु सा छिद्रों का कृशकाय, ना उर में गृह का तनिक दुलार, उधर ही में दानों का भार, भोंकता सीढ़ी शिशिर का श्रान, चीरता हरे अचीर शरीर, ना अधरों में स्वर तन में प्राण, ना नैनों ही में नीर। सकल रों के हाथ से हाथ पसार, लूटता इधर लोभ गृह द्वार, उधर वामन डग स्नेच्छाचार, नापत जगती का विस्तार, टिड्डियों सा छा अत्याचार, चाट जाता संसार, बजा लोहे के दंत कठोर, नाचती हिंसा जिह्वा लोल, भ्रिकुटी के कुंडल वक्र मरोर, फुहुकता अंध रोष फन खोल। लालची गीधों ने दिन रात, नोचते रोग शोक नितगात, अस्थि पंजर का दैत्य दुकाल, निगल जाता निज पार, बहा नर शोणित मूसलाधार, रुंड मुंडो घिर की बौछार, प्रलय घनसा भीमाकार, गरजता है दिगंत सहार, छंडखर शस्त्रों की झनकार, महाभारत गाता संसार, कोटि मनुजों के निहत अकाल, नयन मणियों से जटिल कराल, अरे दिग्गज सिंहासन जाल, अखिल मृत देशों के कंकाल, मोतियों के तारक लड़हार, आंसुओं के श्रृंगार, रुधिर के हैं जगती के प्रात, चितनल के ये सायकाल, शून्य निश्वासों के आकाश। आंसुओं के ये सिंधु विशाल, यहाँ सुख सरसों शोक सुमेरु, अरे जग है जग का कंगाल, वृथा रे ये अरण्य चित्कार, सुख शांति है अस्पार, आह भीषण उद्गार, नित्य का यह अनित्य नर्तन, विवर्तन जग व्यावर्तन, अचीर में चिर का अन्वेषण, विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन। अतल में एक अकूल उमंग, सृष्टि की उठती तरल तरंग। एमए में पढ़ी थी, बट आपने तो एमए नहीं की है भाई, लैंग्वेज टफ है। अच्छा, उड़त शत शत बुद्ध संसार, बूढ़ जाते निसार, बना सैकत के तट अतिवात, गिरा देती अज्ञात, एक छवि के असंख्य उद्गन, एक ही सब में स्पंदन, एक छवि के विभात में लीन, एक विधि के अधीन, एक ही लोल लहर के छोर, उभय सुख दुख निशि भोर, इन्हीं के पूर्ण त्रिगुण संसार, सृजन ही है संसार, मूंदती नया मृत्यु की रात, खोलती नव जीवन की प्रात, शिशिर की सर्व प्रलयकार वात, बीज बोती अज्ञात, मान कुसुमों की मृदु मुस्कान, फलों में फलती फिर अलमान, महत है अरे आत्म बलिदान, जगत केवल आदान प्रदान। एमए भी किया, एमएससी भी किया। अच्छा, एक ही तो असीम उल्लास, विश्व में पाता विविधाभास, तरल जल निधि में हरित विलास, शांत अंबर में नील विकास, वही उर में प्रेम उच्छ्वास, काव्य में रस कुसुमों में वास, अचल तारक पलकों में हास, लोल लहरों में लास,
विविध द्रव्यों में विविध प्रकार, एक ही मर्म मधुर झंकार। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में बनता प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार। स्वरो ध्वनित मधुर सुकुमार, सत्य ही प्रेम उद्गार, दिव्य सौंदर्य स्नेह साकार, भावनामय संसार। स्वीय कर्मों ही के अनुसार एक गुण फलता विविध प्रकार, कहीं राखी बनता सुकुमार, कहीं बीड़ी का भार, कामनाओं के विविध प्रहार, छिड़ जाती है उनके तार। जगाते जीवन की झंकार, सुफूर्ति करते संचार, चूम सुख दुख के पुलिन अपार, छलकती ज्ञान अमृत की धार, पिघल होठों का हिलना हास, दृगों को देता जीवन दान, वेदना ही में तप कर प्राण, दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास, तरसते हैं हम आठों याम, इसी से सुख अति सरस प्रकाम, झेलते निश दिन का संग्राम, इसी से जय अभिराम, अलभ है इष्ट अतः अनमोल, साधना ही जीवन का मूल, बिना दुख के सब सुख निस्सार, बिना आंसू के जीवन भार, दीन दुर्बल है रे संसार, इसी से दया क्षमा और प्यार। आज का दुख काल का आह्लाद और काल का सुख आज विषाद, समस्या स्वप्न गूढ़ संसार, पूर्ति जिसकी उस पार, जगत जीवन का अर्थ विकास, मृत्यु गति क्रम का हास, हमारे काम का ना अपने काम, नहीं हम तो हम ज्ञात, अरे निज छाया में उपनाम, छिपे हैं हम अपरूप, गवाने आए हैं अज्ञात, गवा कर पाते स्वीय स्वरूप। जगत की सुंदरता का चांद, सजा लांछन को भी अवदात, सुहाता बदल बदल दिन रातन, नवलता को जग का आह्लाद, स्वर्ण शैशव स्वप्नों का जाल, मंजरित यौवन सरल रसाल, प्रौढ़ता छाया वट सुविशाल, स्थिरता नीरव सायकाल, वही विस्मय का शिशुनादान, रूप पर मंडरा बन गुंजान, प्रणय से बिंद बंद चुन चुन सार, मधुर जीवन का मधुकर पान, साध अपना मधुमय संसार, डुबा देता निज तन मन प्राण, एक बचपन ही में अनजान, जागते सोते हम दिन रात, वृद्ध बालक फिर एक प्रभात, देखता नव्य स्वप्न अज्ञान, मूंद प्राचीन मरण खोल नवल जीवन। विश्व में हे परिवर्तन, अतल से उमड़ अकूल अपार, मेघ से विपुलाकर, दिशावधि में पल विविध प्रकार, अतल में मिलते तुम अविकार, अहे निर्वचनीय रूप पर भव्य भयंकर, इंद्रजाल सा तुम अनंत में रचते सुंदर, गरज गरज हंस चढ़ गिर चढ़ा भू अंबर, करते जगती को अजस्त्र, जीवन से उर्वर, अखिल विश्व की आशाओं का इंद्र चाप वर। अरे तुम्हारी भीम भ्रिकुटी पर अटका निर्भर, एक औ बहु के बीच अजान घूमते तुम, निचक्र समान, जगत के उर में छोड़ महान, गहन चिन्हों में ज्ञान, परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरंतर, अभिनय करते विश्व मंच पर तुम मायाकार, जहां हास के अधर अश्रु के नयन करुणतर, पाठ सीखते संकेतों में प्रकट अगोचर, शिक्षा स्थल पर यह विश्व मंच तुम नायक नटवर, प्रकृति नर्तकी सुघर, अखिल में व्याप्त सूत्रधार, हमारे निज सुख दुख की निश्वास, तुम्हें केवल परिहास, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास, हे अनंत हृदकंप अविरत तुम्हारा स्पंदन, सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन, खोल जगत के शत नक्षत्रों से लोचन, भेदन करते अंधकार जग तुम जग का क्षण क्षण, सत्य तुम्हारी राजयष्टि, सन्मुख नत त्रिभुवन, भूप अकिंचन, अटल शास्ति नित करते पालन। तुम्हारा ही असंग व्यापार, हमारा भ्रम मिथ्या अहंकार, तुम्ही में निराकार साकार, मृत्यु जीवन सब एकाकार, अहम महाम बुद्धि लहरों से शतलोक चराचर, क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्वीत वक्ष पर,
स्फीत वक्ष पर तुंग तरंगों से शतयुग शत शत कल्पांतर उगल महोदर में विलीन करते तुम सत्वर शत सहस्र रवि शशि असंख्य ग्रह उपग्रह उडगन जलते बूझते हैं स्फुलिंग में से तुम में तत्क्षण अचिर विश्व में अखिल दिशावधि करम वचन मन तुम ही चिरंतन आहे परिवर्तन ही परिवर्तन। यहाँ पर आपकी परिवर्तन कविता खत्म होती है। ठीक है, प्रथम रश्मि छोटी जैसी है, यहाँ से देखते हैं। प्रथम रश्मि कविता सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम रश्मि कविता 1919 में लिखी गई थी। यह कविता वीणा 1927 काव्य संग्रह में संकलित है। कौन सी हमने पढ़ी अभी? परिवर्तन ना, परिवर्तन। उन्नीस 1924 में रोलाछंद में लिखी लंबी कविता है। पल्लव संग्रह में संकलित है। आलोचकों ने इसे ग्रैंड महाकाव्य कहा है। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया ना, ये मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। तो मतलब ये चेंज के बारे में बता रहा है, परिवर्तन के बारे में बता रहा है। क्या था वो जो हमने अभी कविता पढ़ी? वो ये था कि मतलब परिवर्तन कैसे आया, परिवर्तन कैसे आता है ना, और कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है, मतलब इतना बड़ा चेंज हो जाता है कि हम सोचते हैं कि कैसे हो गया ये। तो मतलब पुराने समय में देश के लिए कहा गया कि पुराने समय में जो हमारा देश था वो सोने की चिड़िया था कि नहीं था? पहले देश क्या था? अभी धुंधले हो गई आंखें और जोर लगा दिया। कविता भी इतनी लंबी थी, लंबी कविता तो मैंने आपको पढ़ाई नहीं, छोटी छोटी पढ़ा दी। बाद में पछता रही थी मैं कि आपको पढ़ा लेती, छोटी खुद पढ़ लेती। शोर आ रहा है, शोर क्यों आ रहा है? डोर तो बंद है, खिड़की खुली है एक। सोने की चिड़िया। तो क्या है कि मतलब दुख तो जाना ही नहीं जाता था देश में पहले, है ना। तो जीवन काटना मतलब इतना अब आज के समय में बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब वो सोना भी नहीं रहा, चिड़िया भी नहीं रही, है ना। तो मतलब मुश्किल हो चुका है अब जीवन काटना, और इंसान जो है वो उधार लेने के लिए मजबूर हो गया है। मतलब एक बिग चेंज आ गया है, मतलब उस युग में और इस युग में एक बड़ा चेंज आया है ना। तो देख लें इसको थोड़ा सा, ये भी पढ़ लेंगे। वीणा में संकलित है ये वाली प्रथम रश्मि, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की है ये भी, इसको भी ध्यान रखें कि वीणा में संकलित है। प्रथम रश्मि कविता में कवि ने सुबह की प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाले स्वाभाविक बदलाव पर बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। प्रथम रश्मि में आने से पहले जैसे पूरा विश्व स्तब्ध था, जड़ चेतन सब एकाकार थे, एक जैसे थे। विश्व में जैसे शून्य अवकाश था, इसमें सिर्फ सांसों का आना जाना ही था, लेकिन अब चेतना जाग गई। कवि इस परिवर्तन को कौतूहल से देखता है। सोने की चिड़िया इसलिए कहते थे क्योंकि बहुत ज्यादा धनी देश था ना हमारा, तो अंग्रेज जब आए तो उन्होंने सब कुछ ही ले लिया, है ना। धनी देश था पहले, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना चांदी सब कुछ था। कवि को आश्चर्य होता है कि चिड़ियों को सूर्य के आने का पता कैसे चल जाता है। कवि जिज्ञासु बनकर उनसे प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना? चिड़िया के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। रंगिणी, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ओंग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना।
शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नभचर, चुम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न आवनी में। तम ने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवासिनी। उससे पहले मुगलों ने लौटा था। हाँ, गातु स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। मतलब कैसे पता लग गया सुबह होगी? सुबह ही लग जाती है ना चिड़िया ची 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 करने। अब क्या है, ये वाली कविताएं इनको कल पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमारे देखने में विज्ञान, गणित, आविष्कार, अनाज सभी रूप से पूर्ण था। हमारा देश किसी चीज की कमी नहीं थी, वेद पुराण बहुत सी चीज थी। तो छोड़ दें अभी, इसको कल पढ़ ले ना है आगे। ये वैसे ये कविताएं आपको थोड़ा देख पढ़ानी थी, पर पढ़ाने का टाइम भी तो नहीं है ना अभी। ये है, इतना भी बहुत सारा है। ठीक है, कल देखते हैं यहाँ से इसको। धूमिल से है ना, धूमिल की कविताएं आप सबकी, मतलब सब बारी बारी से मैं वो कर दूंगी, यहाँ पर पढ़ा दूंगी आपको। तो बस आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है। तो कल वाली पीडीएफ जो दी थी, कृपया करके पढ़ ली जाए वो, तो आप लोगों का कुछ भला हो जाए, है ना। चाहते हो भला अपना कि नहीं? तो कल वाली पीडीएफ पढ़ लेना, ओके। और अगर हो सकता है कि ये वाली पीडीएफ भी इतनी दे दूं जितनी है, हो सकता है, पक्का नहीं मैं बोलती, बट हो सकता है कि अगर मैं दे दूं तो आपको ये भी पढ़ लेनी है फिर, है ना। ठीक है, बाकी थोड़ा जो समझाने वाली चीजें होंगी समझा दूंगी बीच में। कल वाली पीडीएफ प्रिंट निकलवाने के लिए दे दी। अच्छा जी, बड़े तेज हो जी आप, प्रिंट भी निकलवाने को दे दिया। आपके सस्ता पड़ता है प्रिंट? आपके यहाँ प्रिंट सस्ता है? टाइम है तो क्या पढ़ ले। टाइम तो है, मेरे को दर्द हो रही है कंधे में बहुत ज्यादा। नोट्स बनाने पड़ते हैं, टाइम लगता है मैम। हाँ जी, नोट्स बनाने पड़ते हैं, नोट्स बनाते बनाते पढ़ा करें भाई। नो, पढ़ना है कि छोड़ दूं मैं, बताओ। 50 पैसे पड़ती है, बढ़िया। यहाँ पर तो 10 रुपए एक पेज के लगते हैं हमारे यहाँ पर, प्रिंट आउट निकालने के। बताओ, अब सबने पढ़ना है क्या? 5 दोनों साइड, यहाँ तो 10 रुपए लगते हैं एक पेज के, 10 रुपए। चलो छोड़ देते हैं, कल पढ़ते हैं ना। एक्चुअली बैठ के कंधे में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है मुझे, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे। ओके, फरमाइए कुछ तो कहिए, छोड़ दूं? ठीक है, मैं रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ा, है ना। बाय सबको, गुड नाइट। कल मिलते हैं कल की क्लास में।